आज की डेट में बहुत सारे लोगों का प्लान है कि हम अपनी लाइफ जो है कनाडा में सेटल करें। ठीक है जी, जहाँ कुछ लोग टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं, कुछ लोग विजिटर वीजा पे जाना चाहते हैं। सो बहुत सारे लोगों का प्लान होता है कि यार एक बार तो कनाडा जाना ही जाना है। तो आज की वीडियो में कुछ छोटी छोटी अपडेट्स, कुछ छोटी छोटी टिप्स, अप्रोक्सीमेट 5 से 10 टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे क्या है आपके वीजा के चांसेस हाई रहेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही अपडेट्स आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में थर्सडे और संडे को आपके कमेंट्स का जो है एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर किसी की क्वेरी छोटी होगी तो मैं साथ के साथ रिप्लाई भी कर दूंगा, लेकिन अगर किसी की क्वेरी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट में, तो आप मेरी थर्सडे या आने वाले दिनों में संडे में आप मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी, आपकी क्वेरी में कोशिश करूंगा भी क्लियर जल्द से जल्द करूं। और अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, आपकी कोई और क्वेरी है या आपके मन में कुछ डाउट है, तो आपको इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे साथ वहां पे भी बात कर सकते हो, वहां पे मेरे को फॉलो करके वहां पे भी मेरे साथ बात कर सकते हो। तो बात करें जी टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा को लेके, सबसे पहली अपडेट या एक छोटी सी टिप जो है सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा था जी, वो सबसे पहले तो यही है कि डिफरेंस क्या होता है टूरिस्ट वीजा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें और विजिटर वीजा में। क्या डिफरेंस ये है कि जो विजिटर वीजा है वो आप किसी को विजिट करना चाहते हो। ठीक है जी, सीकर जो होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, विजिटर वीजा पे आपको कनाडा से आपके फ्रेंड, आपके ब्रदर, जो भी आपको रिलेटिव बुलाना चाहता है उनकी इन्विटेशन होती है। टूरिस्ट वीजा पे आपके होटल बुकिंग पे जो है फाइल लगती है। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात, टूरिस्ट वीजा पे आप जो है ट्रैवल डेट्स अपनी तरफ से डाल सकते हो। जैसे कि आप आज फाइल लगा रहे हो, आप 3 महीने बाद की, 4 महीने बाद की, 6 महीने बाद की ट्रैवल डेट्स डाल सकते हो। लेकिन विजिटर वीजा में क्या है, अगर एक एग्जांपल लेते कि मैं आज मार्च चल रही है, मेरे को आज मेरे ब्रदर की स्पॉन्सर आ रही जिसका मई में 25 को या मई 20 को बर्थडे है, तो मेरे को ट्रैवल डेट्स उसके हिसाब से डालनी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे मेरी फाइल लगेगी। ठीक है जी, सारा कुछ वहाँ पे होता है। और जो कनाडा से आपको इनवाइट कर रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, वो सारी चीजें भी चेक होती हैं, जैसे कि आपकी फाइल चेक होती है। होटल बुकिंग में ये प्रोसेस थोड़ा सा कम रह जाता है। कनाडा में जस्ट आपकी होटल बुकिंग होती है, उसके बिहाफ पे आपकी जो है फाइल लगती है। तो सबसे पहले तो टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा में ये डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जी वो है आपके फंड्स। ठीक है जी, फंड्स की अगर बात करें जी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कि बताया कि इनवाइट कर रहा है आपको कोई, अगर मान लो कि मेरे को वहाँ पे मेरा भाई, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, कोई भी मेरे को वहाँ पे इनवाइट कर रहा है, उन्होंने इनविटेशन लेटर में लिख दिया है कि हाँ भी मैं एबीसी पर्सन को इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे अकाउंट में $10,000 $20,000 फंड पड़े हैं, अगर ये खर्चा अपना नहीं उठा पाते हैं तो इनका बाकी का खर्चा जो भी जरूरत पड़ेगी तो वो मैं वहां से मैं करूंगा। ठीक है जी, इसमें क्या रहेगा भी, अगर आप इनविटेशन पे आपको इनवाइट किया गया तो आपके पास अगर फंड कम है आपकी फाइल तब भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा विजिटर आपकी होटल बुकिंग पर फाइल लग रही है, फॉर एग्जांपल कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ 2 लोग हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेट 5 से 7 लाख रुपए के फंड दिखाने चाहिए, जिससे कि आपके वीजा के चांसेस हाई रहेंगे। और यही अगर हस्बैंड वाइफ आप इनविटेशन पे अगर आप फाइल लगा रहे हो तो वहां पे आपके 3 से 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक के फंड भी सफिशिएंट रहेंगे। कोई इशू नहीं है, वीजा के चांसेस तब भी आपके हाई रहेंगे। रेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर आपका जो वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को टेंशन होती है कि यार हमारे पास तो 2-3 लाख फंड है या 4-5 लाख की फंड है, 10-10, 20-20 लाख फंड दिखाने होते हैं। ऐसा नहीं होता। टूरिस्ट वीजा में फंड थोड़े से ज्यादा दिखाने होते हैं, जिससे क्या है कि आप घूमने जा रहे हो, अगर आप घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे कोई राइड्स होती हैं, कोई अम्यूजमेंट पार्क है, तो वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ सकता है। तो ये चीजें आप उसमें कवर करके चलो, क्योंकि आपने आइटनरी में डाला है कि यहाँ भी हमारा 15 दिन का जो ट्रैवल प्लान है, हम इस अम्यूजमेंट में पार्क में जा रहे हैं, इस जू में जा रहे हैं, इस म्यूजियम में जा रहे हैं, तो उन सभी की टिकट्स होती हैं, तो इस चीज का खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा। उसको थोड़े से एक्स्ट्रा फंड टूरिस्ट वीजा वाले लेके चलें। विजिटर वीजा वालों को थोड़ा कम भी चलेगा, क्योंकि जो आपको इनवाइट कर रहा है वो भी आपका अगर खर्चा उठा रहा है, उसने अपनी जो लॉयर से लेटर लिखवाई है, इन्विटेशन लेटर आपको आई है, उसमें अगर उसने लिखवाया तो ये चीज आपको थोड़ा सा बेनिफिट करती है। ठीक है जी, थर्ड अपडेट की बात करें तो जो वो है आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में कनाडा तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइल वीक है। अगर यार आपकी फाइल कमजोर है तो आप थोड़ा सा इन फ्यूचर में अपना प्लान रख लो, जरूरी तो नहीं आज के आज ही जाना। ठीक है जी, आने वाले 1-2 साल में चले जाना, थोड़ी सी फाइल स्ट्रॉन्ग करके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे फाइल लगाओ।
अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ, फाल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल लगाते हो, वीजा ऑफिसर को पता चल गया भी ये डॉक्यूमेंट्स फाल्स हैं, ठीक है जी, आपने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए मार्केट से, फोटोशॉप कर दी, एडिटिंग वगैरह कर दी, बहुत अच्छे अच्छे फाइल दिखा दी, ठीक है जी। मान लो आपके डॉक्यूमेंट कोई एक पकड़ा गया, वीजा ऑफिसर अगर मान लो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट जो है फेक डॉक्यूमेंट्स, उसको पकड़ लिया है, तो वो अगर मान लो रिफ्यूज करना चाहे तो रिफ्यूज करके आपको छोड़ भी सकता है। लेकिन अगर उसने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपको 5 साल का बैन लगा दिया तो क्या करोगे? 1 साल तो छोड़ो, आने वाले 5 साल तो पहले आपका बैन ही लग गया तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते। 5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको वीजा मिले, क्योंकि आपका पुराना रिकॉर्ड वहां पे है कि हाँ भी इस एबीसी पर्सन ने पहले फेक डॉक्यूमेंट दिखाए थे, नेक्स्ट टाइम भी क्या श्योरिटी कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपको वीजा मिलेगा। तो अगर फाइल लगाना चाहते हो तो कोशिश करो कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही फाइल लगाओ, ठीक है जी। फाइल स्ट्रांग नहीं है तो आप मेरे नेक्स्ट वाले इसी वीडियो में नेक्स्ट जो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उसके हिसाब से आप अपनी फाइल स्ट्रांग कर लो, तो वीजा के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अगर आपकी फाइल थोड़ी सी वीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अपनी जो फाइल है, आपकी जो प्रोफाइल है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। कोशिश करूंगा भी आपका उस प्रोफाइल को एक्सेस करके, ठीक है जी, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं भी आप क्या चीजें कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ और टिप्स दे दूंगा भी क्या चीजें आप प्लस माइनस करो जिससे कि आपके वीजा के चांसेस बढ़ेंगे। श्योर शॉट वीजा ना ही कुछ होता है, ठीक है जी, ना ही इस लाइफ में आपको मिलेगा श्योर शॉट वाला वीजा। जो लोग मार्केट में श्योर शॉट वीजा बेच रहे हैं, ठीक है जी, हम करवा के देंगे श्योर शॉट वीजा, हमसे लगवाओ, वो एक बार मेरी श्योर शॉट वाली वीजा की वीडियो देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि श्योर शॉट वीजा क्या होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फाइल खुद से अप्लाई करो। फाइल अप्लाई करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जीसी की कैसे बनानी है, फाइल कैसे अप्लाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसके अलावा आपका जो बायोमेट्रिक कैसे बुक करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। बीएफएस की बायोमेट्रिक्स मार्केट में पेड चल रही हैं 2000 से लेकर 20,000 तक की, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ही सेकंड में बायोमेट्रिक बुक कर सकते हो। तो ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जेन्युइन फाइल खुद से अप्लाई करो। डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू आ रहा है, कुछ नहीं समझ लग रहा है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4th पॉइंट की बात करें तो जो वो है आपका इनकम प्रूफ। आज की डेट में छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक फाइल मेरे साथ शेयर की थी किसी ने जो रिफ्यूज हो चुकी थी। उस बंदे ने क्या किया, अकाउंट में अप्रोक्सीमेट से 30 से 32 लाख रुपए पड़े थे, जैसे कि उसके फैमिली के, उसके फादर के थे, थोड़े बहुत उसने अपने अकाउंट में ऐड करवा लिए, कोई प्रॉपर्टी थी वो सेल की थी, एग्रीकल्चरिस्ट था, ठीक है जी। 32 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं और जो इनकम थी वो शो ही नहीं की। इनकम दिखाई दी मैं तो 15,000 पे या 25,000 पे काम कर रहा हूँ। भाई 32 लाख रुपए अकाउंट में आए कैसे? 32 लाख रुपए 15,000 जॉब वाले को ना इकट्ठे करने में पता नहीं सारी उम्र निकल जाएगी। तो ये चीजें ना एक दूसरे से अटैच होती हैं, कंबाइन एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। तो ये चीजें देख के चलो। अगर आपकी इनकम जो है, अगर आप मान लो सैलरी पे हो, आपकी सैलरी 25,000 है, तो आप महीने का आपकी जो इनकम है उसके बिहार पे आप अपनी आईटीआर फिल करो साल की भी। हाँ भी मैं साल का 3 से 4 लाख रुपए कमाता हूँ, गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, अपनी आईटीआर 5 लाख तक की तो वैसे ही मिला, आईटीआर फिल करो। आपकी जो जॉब है वहां से अपना जॉब लेटर लो, एक्सपीरियंस लेटर लो, आपका सैलरी अगर अकाउंट में आती तो उस अकाउंट स्टेटमेंट को लगाओ, उसमें फाइल में लगाओ, अपनी सैलरी को हाईलाइट करो कि हाँ भी हम महीने की हर 5 से 6 तारीख को मेरी सैलरी आती है, 25,000 सैलरी है, तो ये हाईलाइट करो कि हाँ भी यहाँ पे 25,000 मेरे को आई है, इस बार मेरे को 27,000 रुपये आई है क्योंकि मेरे को इंसेंटिव मिला, पिछले महीने मेरे को 23,000 रुपये आई थी या 22,000 रुपये आई थे क्योंकि मेरे 3-4 दिन का ऑफ था, मैं ठीक नहीं था। तो ये चीजें छोटी छोटी होती है जिनको नोटिस करना जरूरी होता है। इन चीजों के बिहाफ पे ही आपको वीजा ऑफिसर वीजा देता है, क्योंकि सेटिस्फाई वो तभी होगा। अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं, इनकम सोर्स आपका महीने का 15,000 है, कोई मैच ही नहीं कर रही है चीज। 30 लाख रुपए आए कहाँ से, उसका हिसाब भी तो दो। अगर 3 महीने की स्टेटमेंट लगा रहे हो तो हिसाब तो दो ना, 3 महीने में ये 10 लाख का 30 लाख या 15,000 45,000 आपने 3 महीने में कमाया 15,000 के हिसाब से 30 लाख रुपए कैसे हो गए? थोड़ी बहुत ही सेविंग्स लोग कर सकते हैं, 2 लाख सेव कर सकते हैं, 5 लाख 10 लाख तक सेव कर सकते हैं। 30 लाख रुपए जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये चीजें ध्यान में रखो, ये छोटी छोटी चीजें ही आपके वीजा के रिफ्यूज होने के चांसेस बढ़ाती हैं। जो लोग सोचते हैं कि यार 30 लाख रुपए फंड दिखा दो और वीजा तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, भाई ऐसा नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं, क्या स्टेटमेंट बोल रही है, क्या आपका इनकम सोर्स बोल रहा है, ये मैच ही नहीं कर रहे, तो वीजा कहाँ से मिलेगा? तो इन चीजों को नोटिस करो, इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है जी। 5th पॉइंट की बात करें तो जी वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री।
अभी इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली तो जी, जो लोग विजिटर वीजा पे अप्लाई कर रहे हैं उनको तो उन लोगों ने इनवाइट किया है, तो आपका तो पर्पस वो विजिट ही चेंज हो चुका है। जैसे कि वहाँ पे आपके भाई का बर्थडे है या किसी रिलेटिव ने आपको एक गेट टुगेदर के लिए या उनकी कोई मैरिज है उस पर बुलाया, तो अभी तो आप वहाँ पे विजिट करने जा रहे हो उनके फंक्शन के बिहाफ पे, ठीक है जी। तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग ही करेगा। लेकिन जो टूरिस्ट वीजा पे हैं उन लोगों के लिए मैंने क्लीन पासपोर्ट पे भी टूरिस्ट वीजा लगता हुआ देखा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो, अगर आपकी सैलरी ही 5-10 हज़ार 15 हज़ार है, ठीक है, और आप दिखा रहे हो कि मैं सीधा कनाडा जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस हाई रहेंगे। आपको क्या करना है, या तो आप छोटी मोटी कंट्रीज या कोई कंट्रीज ट्रैवल करो जिसपे कि आप दिखा सकते कि हाँ यार भी मेरी 15-20 हज़ार सैलरी तो है, लेकिन मैं सिंगापुर, चाइना, जापान, मलेशिया, मालदीव ऐसी कंट्री से घूम के वापस आ चुका हूँ। मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मेरा ट्रैवल करने में इंटरेस्ट रहता है, मेरे को घूमना अच्छा लगता है। अगर मैं उन कंट्री से वापस आ चुका हूँ घूम को, तो मैं कनाडा से भी वापस आऊंगा। तो टूरिस्ट वीजा वालों के लिए ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी मैंडेटरी है, ठीक है जी। मैंडेटरी वैसे नहीं है कि हाँ भी चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी रहेगी तो आप लगा लो तो अच्छी बात है। 6 पॉइंट की बात करें तो जी वो है आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आपकी अकाउंट में 5 लाख पड़े हैं, 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो आ कहाँ से रहे, आपकी इनकम क्या है, तो आपका इनकम सोर्स क्या है, वो है आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपका बिजनेस। तो आपकी जो करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसके बिहाफ पे भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है। अगर आप जॉब पे हो तो आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लगाओ, सैलरी स्लिप्स लगाओ, आप वहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, और वहाँ से एनओसी लेटर अपनी ले सकते हो जो डेट्स आप ट्रैवल की डाल रहे हो, ठीक है जी। बिजनेस वालों के लिए भी सेम, अगर आपका बिजनेस है तो जीएसटी, आपका लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स, जो आपका सीए आपका सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल आपके रेडी करता है, आईटीआर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने जरूरी हैं जो आपका इनकम सोर्स दिखाएंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रूफ करेंगे कि यहाँ से मेरे को जो है पैसा जनरेट होता है, यहाँ से मेरे घर के खर्चे, मेरे सारे एक्सपेंसेस निकलते हैं, यहाँ से मैं अपनी सेविंग्स करता हूँ। तो इनकम सोर्स दिखाना, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ दिखाना भी जरूरी है, ठीक है जी। 7th पॉइंट की बात करें तो जी वो है आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अभी आप लोग फाइल अप्लाई कर रहे हो, कनाडा जाना चाहते हो, ठीक है जी, आपने इनकम सोर्स दिखा दिया, अभी आप वापस क्यों आओगे, ठीक है जी। अगर तो फुल फैमिली जा रहे हो, ठीक है जी, तो उनके लिए तो यही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह डिस्प्ले करो कि हाँ भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, हम यहीं पे वापस आएंगे, हमारी फैमिली यहाँ पे है। या आपके पास गोल्ड, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट्स है पिछले 2-4-5 सालों में, ठीक है जी, उसमें आप प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, गोल्ड दिखा सकते हो कि हाँ भी मैं महीने का 30,000 50,000 कमाता हूँ, जिसमें मेरा 20,000 का खर्चा है, 10,000 मैं या 20,000 अकाउंट में डालता हूँ, या हर महीने 2 से 5,000 रुपये मैं जोड़ता था, जिससे क्या है मेरे घर का लोन चलता है, मैंने एक घर पे इन्वेस्टमेंट कर रखी, मैंने घर ले रखा है, मैंने प्रॉपर्टी ले रखी है, या मेरे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी वगैरह ये चीजें भी आपको दिखानी जरूरी है, एक आपकी फाइल पे अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव डालेंगे, ठीक है जी। इसके आगे बात करें जी 8th पॉइंट की, तो वो है आपके फैमिली टाइज। अभी एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बहुत सारे एजेंट्स ये कहते हैं कि हाँ भी अगर आपके साथ 2 बच्चे तो एक बच्चे को इंडिया छोड़ दो। भाई किसके पास छोड़ के जाएं, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग अलग होता है। मैंने ऐसी भी फाइल देखी है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, चारों का वीजा लगा है, ठीक है जी, खाली पासपोर्ट था, कनाडा का वीजा लगा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। फाइल लगाना चाहते हो इकट्ठे लगाओ, कनाडा एम्बेसी को कोई इशू नहीं है वीजा देने में, ठीक है जी। आप दिखा रहे हो, आप कनाडा को झूठ मूठ में दिखा रहे हो भी हाँ भी हमारा एक 5 साल का बच्चा, एक 3 साल का है, 3 साल वाला बच्चा या 5 साल वाला बच्चा हम घर पे दादा दादी के पास छोड़ के जा रहे हैं, क्यों भाई, उससे प्यार नहीं है? मेरे को ये बताओ, आप जा सकते हो, वो नहीं जा सकता? तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फाइल लगा रहे हो, आप अपना पर्पस ऑफ विजिट क्लियर करके चलो। आपके फैमिली टाइज में आपके माता पिता भी यहाँ पे हैं, आपकी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एक पॉइंट पहले बताया कि आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, आपका बिजनेस वगैरह सारा कुछ यहीं पे है। आप ऑन द स्पॉट उसको छोड़ के जा नहीं सकते, और अगर चले जाओगे तो आप वहां से वापस आना ही पड़ेगा। उसको कौन संभालेगा? आपका बिजनेस है, उसको कौन संभालेगा? तो इन चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है, ठीक है जी। फैमिली टाइज जरूरी है, मानते हैं, क्योंकि जिसपे वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा भी आप इंडिया क्यों आओगे, वीजा ऑफिसर को कोई इशू नहीं है आपको वीजा देने में। आप फाइल फैमिली के साथ लगाओ, सिंगल लगाओ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि कुछ एजेंट्स बोलते भी हाँ यार एक बच्चे को इंडिया छोड़ जाओ, या आपकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को इंडिया छोड़ जाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों फाइल लगा लो। तो भाई इसमें ये चीज भी तो वीजा ऑफिसर सोच सकता है ना कि बच्चे तो इंडिया में है, ये दोनों लोग कनाडा वीजा लेके वहां पे काम करने जाना चाहते हैं, वहां से 5-6 महीने कमाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोनों चीजें हैं।
फैमिली के साथ भी लगाओगे तो भी रिजेक्ट होने के चांसेस है, अकेले लगाओगे तो भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, इकट्ठे लगाओगे तो भी अप्रूव होने के चांसेस हैं। सो फाइल जैसा आपका मन करता है यार मेरे को वैसे लगानी वैसे लगाओ, किसी एजेंट के बहकावे में मत आओ। ठीक है, आप फुल फैमिली जाना चाहते हो फुल फैमिली जाओ, अकेले जाना चाहते हो अकेले जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन रखो, अपना पर्पस हो, विजिट दिखाओ कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, फैमिली के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बच्चों स्कूल से फ्री हो चुके हैं, हम बिजनेस में थोड़ा सा हमको गैप मिल जाएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, मैं फुल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तो यार फुल फैमिली को ही साथ लेके जाऊंगा ना। तो ये चीज भी जरूरी है, थोड़ा सा इन चीजों पे भी ध्यान रखना आपका जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो तो जी वो है आपकी ट्रैवल डेट। मैंने रिसेंट वीडियोस में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी दिसंबर में आप फाइल लगा रहे हो और आपकी ट्रैवल डेट्स हैं वो आप मार्च की डाल रहे हो, भाई कॉमन सेंस यूज करो। आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे आपके साथ हैं, बच्चों के मार्च में पेपर है, मार्च में कैसे जा सकते हो? ठीक है जी, आप जा तो ट्रैवल डेट समर हॉलीडेज की डालो। ठीक है जी, दिसंबर में फाइल अप्लाई करो तो भी समर डेट 6 महीने बाद की ट्रैवल डेट डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जनवरी में फाइल अप्लाई कर रहे हो तो भी 6 महीने बाद की, जो 5 महीने बाद की जून जुलाई की ट्रैवल डेट्स डाल सकते हो। तो जो ट्रैवल डेट्स है वो उसी हिसाब से डालो कि जिस दिनों में आप भी फ्री हो, आपके बच्चे भी फ्री, जो लोग फाइल लगा रहे हैं, अगर हस्बैंड एंड वाइफ फाइल लगा रहे हैं तो वो उसी हिसाब से अपनी ट्रैवल डेट्स डालो कि हाँ भी इन दिनों में हमारे पास कोई काम नहीं होता, या इन दिनों में हम फ्री रहते हैं, या हमारा ऑफिस इन दिनों में क्लोज रहता है, बहुत सारी चीजें। अभी की जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड फार्मर है, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक हस्बैंड है जो फार्मर है, उनका क्या है, जनवरी में फाइल लगा रहे हैं, अप्रैल की डेट डाल के। अभी अप्रैल में सभी को पता है कि यार फार्मर को कनक आनी होती है, ये सारा काम होता है मार्च एंडिंग में, मार्च और अप्रैल के दिनों में। तो भाई इन दिनों में ट्रैवल कैसे करोगे? ठीक है जी, आप ट्रैवल डेट्स डालना चाहते हो मई की डाल दो, जून की डाल दो, जिन दिनों में आपका काम भी स्लो है और आप भी फ्री हो। ठीक है ना, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी जरूरी होती हैं, इन चीजों के बिहार पे ही आपको वीजा मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आपकी एसओपी या कवर लेटर, जो आप बोल सकते हो। एसओपी मीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर, एलओई लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये चीजें। अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे भी देता हूँ, आपको समझना थोड़ा इजी रहेगा। ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट आप इसको बोल सकते हो। अभी एक एग्जांपल देते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ का 2 बच्चे हैं। ठीक है जी, उनकी फाइल लगा रहे हैं, वो फुल फाइल लगा रहे हैं, उन्होंने सारे ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जो ट्रैवल डेट्स हैं सब कुछ कर लिया। अभी उनकी फाइल इतनी बड़ी बन चुकी है, अप्रोक्सीमेट 200 से 250 पेजों की, जैसे कि 40-50 पेज की तो बैंक स्टेटमेंट क्या है, फिर एप्लीकेशन 6 पेजेस की होती है, फैमिली फॉर्म होता है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है, कुल मिलाकर 200-250 पेज का उनका इतना बड़ा पुलिंदा जो बन गया फाइल का। अभी वीजा ऑफिसर को शुरू से लेके एंड तक सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद उसको जाके कुछ स्टोरी समझ में आएगी भी क्या फाइल है, क्या करना है, क्या हिसाब है। ठीक है जी, क्यों जाना चाहते हैं, कौन बुला रहा है। अभी इतनी बड़ी फाइल को शॉर्ट में 1 या 2 पेजेस में अगर आप एलेबोरेट कर दो, एक्सप्लेन कर दो ब्रीफ में, ठीक है जी, तो फाइल मजेदार हो जाएगी, उसको समझ भी इजीली आ जाएगा। कवर लेटर वो जैसे ही पढ़ेगा भी हाँ भी एबीसी पर्सन है, फुल फैमिली के साथ, उसकी जो सिस्टर है उसकी मैरिज है, कनाडा में सिटीजन है, उसके पास आ रहा है, ये इसकी डेट्स है, इस डेट की मैरिज है, पूरी स्टोरी उसके माइंड में आ गई भी ये पर्सन है, फैमिली के साथ है, जून की ट्रैवल डेट्स है, बच्चे भी फ्री हैं। ठीक है, उसने देख लिया, कवर लेटर पढ़ ली, अभी उसके दिमाग में एक स्टोरी है कि हाँ भी ये बंदा आ रहा है अपनी सिस्टर की मैरिज पे। उसके बिहाफ पे उसने डॉक्यूमेंट चेक किए, आपके पास फंड्स हैं, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फैमिली टाइज हैं इंडिया में। ठीक है, जो बंदा आपको बुला रहा है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, वो डॉक्यूमेंट चेक किए। ठीक है, उसकी मैरिज कब है, उसकी मैरिज के जिस दिन उसकी मैरिज है उसका मैरिज का कार्ड, उस जिसने होटल में बुक करी है, जिस बैंक्वेट हॉल में बुक करी है, उसकी कोई रिसीट जहाँ पे बुक करी वहाँ पे कंफर्मेशन ले सकता है। बहुत सारी चीजें जो अपने हैंड पे चेक कर सकता है। लेकिन एक एसओपी कवर लेटर पढ़ने के बाद उसको सारी स्टोरी समझ आ गई, जिससे क्या है वो इजीली उन डॉक्यूमेंट्स को देख लेगा, समझ लेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा और आपके वीजा के चांसेस ऑलमोस्ट यस की तरफ से ही पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ेंगे। तो एसओपी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे एजेंट आज की डेट में अपनी पॉकेट भर रहे हैं, लगा नहीं रहे, वो बोल रहे कि सामने वाला बंदा फाइल ला रहा है, जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें 1-2 डॉक्यूमेंट जो फॉर्म वगैरह फिल करो लगा दो। ऐसा नहीं है, अच्छे से फाइल लगाओ। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि आप अपने हैंड से अप्लाई करो। आपको कोई क्वेरी है आप मेरे को कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नहीं रिप्लाई कर रहा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है जी, मैं आपको वहां पे भी हेल्प करूंगा। कवर लेटर कैसे बनानी है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जीसी की कैसे बनानी, बायोमेट्रिक कैसे बुक करनी है, सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खुद से फाइल अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। रिजल्ट वीजा ऑफिसर के ऊपर है, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो। रिजल्ट थोड़े से लेट आ रहे हैं लेकिन हो सकता है आपको भी अच्छी तरह अगर आप फाइल अप्लाई करते हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आए।
तो आज की वीडियो में बस यही छोटी सी टिप्स, यही थोड़ी सी अपडेट्स थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक, कुछ नई अपडेट के साथ।